दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं राज्यपाल के पार्ट 2 के बारे में। राज्यपाल का जो लेक्चर हम देख रहे थे उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 है राज्यपाल वाला जो लेक्चर देख रहे थे। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें भी हम राज्यपालों के बारे में कुछ प्रावधानों के बारे में जान चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से राज्यपाल जो है उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, फिर प्रत्यक्ष उसका निर्वाचन होना चाहिए या नियुक्त होना चाहिए, इनमें क्या विवाद था, उनके पक्ष विपक्ष में जो तर्क थे वो हमने देख लिए हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम आगे की चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है और राष्ट्रपति का विवेक इस संबंध में क्या होता है। यहां से देखिए क्वेश्चन बनते हैं। मैंने पहले बताया था आपको, सिंपलेस्ट क्वेश्चन आर द टफेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो आपको सिंपल लग रहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करते हैं, सिंपल सी बात है, बस स्टेटमेंट बन जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो जब तक राष्ट्रपति जी प्रसाद देते रहेंगे तब तक ये पद पर बने रहेंगे, यानी उनकी इच्छा जब तक रहेगी। पर याद रखना, राज्यपाल ऐसा एक आदमी, अकेला एक ऐसा पद है जिसका पद राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है, परंतु इसका निश्चित कार्यकाल भी निर्धारित है ना। यहां से एक बार यूपीएससी में स्टेटमेंट बन गया था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, याद रखना। प्रसाद पर्यंत भले होता है पर फिर भी इसका कार्यकाल कितना, अगर क्वेश्चन आए तो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। और एक चीज याद रखने वाली बात यहां है कि 5 वर्ष का कार्यकाल बीत गया फिर भी वह अपने पद से नहीं हटेगा। यह पद से कब हटेगा, जब तक कि कोई नया राज्यपाल जो है आकर इसका पद धारण नहीं कर लेगा, तब तक ये राज्यपाल बना रहेगा। 5 वर्ष के बाद में भी एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट उसमें था। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है। और ऐसा नहीं है कि 5 साल खत्म हो गए तो फिर राज्यपाल खत्म, फिर से पुनः नियुक्ति भी इनकी की जा सकती है, ये और आपको याद रखना है। ठीक है, इससे पहले अगर इसको हटना है तो ये इस्तीफा भी दे सकते हैं, किसे, राष्ट्रपति साहब को जो है ये अपना इस्तीफा जो है वो सौंप सकते हैं, ऐसा भी ये कर सकते हैं। माफ कीजिएगा। हाँ जी, चलिए, हम देख रहे थे कि ये इस्तीफा जो है वो इस्तीफा किसको देंगे, तो ये इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति को, है ना। सीएम वगैरह को ये किसी को इस्तीफा नहीं देंगे, राष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे। ठीक है, चलिए, राज्यपाल किसे नियुक्त किया जाना चाहिए, इस संबंध में सरकारीय आयोग जो है, तो सरकारी आयोग ने ये कहा कि उसे एक तो प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। अगर अगर कोई व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना है तो उसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। अगला, वो उस राज्य का बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। मान लीजिए कि राजस्थान में किसी को राज्यपाल बनाना है तो फिर वो राजस्थान का नहीं होना चाहिए, वो मान लीजिए कि यूपी का हो, एमपी का हो, महाराष्ट्र का हो, चलता है। किसी को यूपी में नियुक्त करना है तो फिर वो यूपी का नहीं होना चाहिए, मान लीजिए कि राजस्थान से हो चलेगा, एमपी से हो चलेगा, कर्नाटका से हो चलेगा, गुजरात से हो चलेगा, पर वो यूपी का नहीं होना चाहिए। मतलब जिस राज्य में चुनाव नियुक्त किया जाना है उस राज्य का नहीं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नियुक्त उसे किया जाए उससे पहले कुछ समय के लिए वो सक्रिय राजनीति से बाहर रहना चाहिए। और गलती देखिए यहां पर की जाती है सरकारों के द्वारा कि जो अभी सक्रिय राजनीति में है उसे ही नियुक्त कर दिया जाता है राज्यपाल, तो उसकी आकांक्षाएं अभी भी समाप्त नहीं हुई होती है। उसे लगता है अभी भी अगर मैं सरकार के पक्ष में काम करूंगा तो फिर मुझे और पद जो है वो अच्छा पद दिया जा सकता है। इस चक्कर में जो है फिर राज्यपाल क्या करते हैं कि केंद्र के एजेंट के रूप में ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, और राज्य में जो संवैधानिक प्रमुख है उस संवैधानिक प्रमुख की भूमिका जो है वो कम निभाने लग जाते हैं, और अपोजिशन लेड जो गवर्नमेंट है वहाँ पर सरकारों को अस्थिर करने का काम भी करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी ये सेम टिप्पणी की है, और यहाँ पर हम देखें तो ये राज्य सरकारों को काम में भी बाधा पहुंचाते हैं, ऐसा करके, है ना। अगला, वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो राज्य की स्थानीय राजनीति से बहुत अधिक जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी स्थानीय राजनीति में उसे लोकल पॉलिटिक्स जो है उसमें नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए कि राजस्थान में है, वो आदमी उसकी राजस्थान की लोकल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। अब अगर इसे राजस्थान में ये राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाएगा तो फिर ये लोकल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनकर रह जाएगा, फिर इसके कुछ फेवरेट होंगे, कुछ इसके विपक्ष में होंगे, फिर इनकी बात ही मानेगा नहीं। तो राज्यपाल को एक निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए, राज्यपाल तो सबका
होना चाहिए। तो ये कुछ सरकारी आयोग की सिफारिश है, याद रखना ये संविधान में नहीं लिखा है। यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि संविधान के अनुसार क्या राज्यपाल को बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। अगला देखो, क्वेश्चन यहां से पूछा गया था 1995 में, बहुत पुराना क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में प्रावधान है कि राज्यपाल अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे। इसमें से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? किसी भी राज्यपाल को उसका कार्यकाल पूरा होने तक पद से नहीं हटाया जा सकता, ये इसका मतलब नहीं है, इससे पहले हटाया जा सकता है। अगला, कोई भी राज्यपाल 5 वर्ष से अधिक पद धारण नहीं कर सकता, ये भी गलत है, क्योंकि 5 वर्ष के बाद भी वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि नया उसका उत्तराधिकारी आके पद ग्रहण नहीं कर लेगा, और उसकी पुनः नियुक्ति भी यहां पर की जा सकती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए आंसर क्या होगा? 4, नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, चलिए। और अब है राज्यपाल की योग्यताएं क्या है, 157 आर्टिकल में दिया हुआ है। संविधान में क्या लिखा हुआ है, वो सिर्फ इतना लिखा हुआ है, ये चीजें जो आपको यहां दिख रही हैं, ये ऊपर वाली चीजें भी मैंने बताई थी, ये ऐसे सरकारी आयोग की सिफारिशें हैं या ऐसी परंपराएं हैं। ठीक है, और यूपीएससी पूछेगी संविधान के अनुसार ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। संविधान के अनुसार इसको 2 इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक तो भारत का नागरिक यानी सिटीजन होना चाहिए, एक होना चाहिए कि उसके 35 ईयर्स की एज उसकी पूरी हो जाए। ये संविधान की योग्यताएं हैं। इसके अलावा 2 परंपराएं भी जुड़ गई है अतिरिक्त, जो है ये क्या होंगी? परंपराएं हैं। ये परंपराएं क्या जुड़ गई कि एक तो राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। देखो, अभी मैंने एग्जाम्पल देके आपको बताया, ताकि वह लोकल पॉलिटिक्स जो है, स्थानीय राजनीति से दूर रह पाए, है ना। अगला, एक परंपरा यह भी है कि राष्ट्रपति जब भी किसी को राज्यपाल नियुक्त करेंगे किसी स्टेट में, तो वहां के चीफ मिनिस्टर से एक बार और पूछ लेंगे, कम से कम उससे परामर्श कर लेंगे। हालांकि ऐसा जो है वो हर बार नहीं किया जाता। तो ये दोनों क्या है? ये परंपराएं हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों परंपराएं। और परंपराओं को हर बार माना जाएगा ये जरूरी नहीं है। सरकारें जो है इन परंपराओं को मानती नहीं है। अन्य योग्यताएं और क्या है? कुछ और योग्यता होनी चाहिए, जैसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य उसे नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम देखें लोकसभा प्लस राज्यसभा का उसे सदस्य नहीं होना चाहिए। फिर हम देखें विधानसभा या विधानमंडल जो है उनका भी उसे सदस्य नहीं होना चाहिए, और उसे किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है? ये सिर्फ परंपराएं वगैरह हैं। संविधान में ये सब चीजें नहीं लिखी हुई है। संविधान में सिर्फ वो 2 ही बताई गई। अगला, राज्यपाल के कार्यकाल की जो शर्तें और इसके विशेषाधिकार क्या है, ये आर्टिकल 158 में बताया गया है, अनुच्छेद 158 में सब बताए गए हैं। ठीक है, पहली बात तो इसकी शर्त ये है कि वो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे। यानी विधानमंडल, देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ, इसलिए बता रहा हूं। विधानमंडल जो होता है इसमें विधानसभा और विधान परिषद, ये कुछ स्टेट्स में है, अब 6 स्टेट्स में ही है। तो विधान पर जहां द्विसदनीय सदनीय है, जैसे कि यूपी में द्विसदनीय सदनीय है, तो वहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। ये दोनों मिलकर विधानमंडल बनाते हैं। जैसे संसद में क्या होता है, एक तरफ लोकसभा होती है, एक तरफ क्या होती है? राज्यसभा। ऐसा होता है ना, सेम ऐसा ही विधानमंडल में होता है। तो ये यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाते हैं यहाँ पर, ये गलती आप मत करना, है ना। अब देखो, संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य अगर है और उसको राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो जिस दिन उसको राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा उस दिन से वह अपना सदन में अपना पद जो है वो रिक्त कर देगा। मान लीजिए कि आज कितनी तारीख है? 23 अप्रैल 2025। इस तारीख को अगर किसी लोकसभा के सदस्य, मान लीजिए कि रवि किशन जी है, रवि किशन जी को एमपी का राज्यपाल बना दिया गया, तो इस 23 तारीख से रवि किशन जी अब जो है वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। याद रह जाएगा? ठीक है। और वो कोई अन्य लाभ का पद भी धारण नहीं करेंगे। लाभ का पद जो है क्या होता है, ये एक्ट बना के सरकार बार टाइम टाइम पर बताती रहती है कि इन वाले पदों को लाभ का पद नहीं मानेंगे, इनको मानेंगे, है ना। बाकी ये सब तो है, ये सरकारी आवास का अधिकार होता है। और जहां, अब ये वाली चीज याद रखने वाली चीज है कि जहां एक राज्यपाल को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वहां पर उसके वेतन भत्ते वगैरह जो है कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति। किससे डिस्कस करके, है ना। तो राष्ट्रपति जो है उनके राज्यों से डिस्कस करके या राज्यों के आधार पर फिर राष्ट्रपति उनकी वेतन भत्ते निर्धारित करेंगे। कि मान लीजिए एक ही व्यक्ति जो है वो यूपी प्लस एमपी दोनों का राज्यपाल है, तो अब इसके वेतन भत्ते भी यूपी प्लस एमपी की संचित निधि से, दोनों की संचित निधि से जाएंगे। कौन से राज्य के से कितना जाएगा ये राष्ट्रपति बताएंगे। ठीक है,
और जब तक वो अपने कार्यकाल में हैं तब तक उनके वेतन भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती है और उनके वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं। अब संचित निधि पर भारित और संचित निधि से किए गए दो प्रकार के व्यय होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया पिछले क्लासेस में, संसद वाले में, ठीक है। अगला, राज्यपाल जो होते हैं इनके कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां भी होती है और कुछ कानूनी सुरक्षा भी इनको दी जाती है। एक तो इनकी क्या है, जैसे राष्ट्रपति के पास होती है वैसे सेम सेम इनके पास भी होती है। इन्हें कानूनी दायित्व से व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्रदान की गई है अपने आधिकारिक कार्यों के लिए। अगर ये कोई आधिकारिक कार्य करते हैं उसके लिए इनके व्यक्तिगत रूप से इनके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता। हाँ, कि मान लें ऐसा हो सकता है कि राज्यपाल ऑफ यूपी वर्सेस XYZ कुछ ऐसा मामला आ सकता है ना, मगर इनके ऊपर नहीं आ सकता। कि मान लें यूपी का राज्यपाल रवि किशन जी हैं अभी, मान लीजिए अभी तो कोई वो गुजरात की आनंदीबेन पटेल जो है ये यूपी की आनंद वो है राज्यपाल, तो इनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से नहीं किया जा सकता कि आनंदीबेन पे कोई केस नहीं, वहां के राज्यपाल उस पद पे हो सकता है पर उनके ऊपर नहीं होगा। अगली बात, इन्हें आपराधिक कार्रवाई से छूट दी जाती है। जैसे राष्ट्रपति है ना, उनको भी आपराधिक कार्रवाई से छूट दी जाती है, यानी आपराधिक मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि मान लीजिए इन्होंने किसी का मर्डर कर दिया तो इनके ऊपर केस नहीं चलेगा। पर याद रखना, इनको जो सिविल मामले हैं उन सिविल मामलों के ऊपर इनके ऊपर केस चलाया जा सकता है। जैसे एक बार प्रणब मुखर्जी पर केस चलाया गया था, वो कोई बुक से रिलेटेड मामला था, कॉपीराइट का मामला, तो वो सिविल मामलों में इनके ऊपर व्यक्तिगत कार्यों के लिए कार्रवाई की जा सकती है, मगर आपराधिक कार्यों के लिए तो इनके ऊपर व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। हालांकि इनको हटाया जा सकता है पर इस वजह से हटाया नहीं जा सकता है कि ये हुआ इसलिए इनको हटा दिया गया, समझना। ऐसा संविधान में कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। 2 महीने का नोटिस दे दो इनको और फिर सिविल मामलों के लिए इनके ऊपर केस चलाया जा सकता है, वो भी व्यक्तिगत मामलों के लिए, ठीक है। शपथ वगैरह जो है कहाँ लेते हैं, कौन दिलाता है इनको, तो हाई कोर्ट जो होते हैं उनके चीफ जस्टिस जो होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज हैं यानी वरिष्ठतम जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, वो इनको फिर शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा। राज्यपाल का निष्कासन कैसा है, तो 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि राज्यपालों को राजनीतिक सत्ता बदलने पर नहीं हटाया जाना चाहिए। समझ रहे बात। जैसे मान लीजिए अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी या अभी एनडीए की गवर्नमेंट है। अब एनडीए ने जो है बहुत सारे राज्यों में अपने राज्यपाल नियुक्त कर रखे हैं, ऑलमोस्ट सारे राज्यों के राज्यपाल एनडीए की गवर्नमेंट के ही। अब मान लीजिए सरकार चेंज हो जाती है और राज्यपालों का कार्यकाल अभी भी है और सरकार आ गई अब इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की आ गई, तो अब राज्यपाल ये क्या करेंगे, भाई ये राज्यपाल है ये तो एनडीए के नियुक्त किए गए, तो फिर ये इंडिया गठबंधन वाले क्या करेंगे, इन जितने भी राज्यपाल इनको बोलेंगे कि अपना अपना इस्तीफा दे दो नहीं तो हम आपको हटा देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकते हैं, उन्हें कोई कारण देने की जरूरत नहीं। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा हुआ है 1990s में, खूब ऐसा हुआ है, पर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। मुख्य न्यायाधीश थे अपने के जी बालकृष्णन, इनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने भी ये कहा था कि राज्यपालों को केवल अनिवार्य कारणों के आधार पर ही हटाना जाना चाहिए, जैसे सिद्ध कदाचार हो गया या कुछ अनियमितता उन्होंने बरती है, इस मामले में ही उन्हें हटाया जाना चाहिए। ऐसे राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हो गई उसके आधार पर इनको नहीं हटाया जाना चाहिए, ठीक है। चलो यहां पर देखो, महाभियोग जैसी कोई विधि अपने यहाँ राज्यपाल के ऊपर नहीं अपनाई जाती है, ठीक है। और महाभियोग ये भी तो बात है ना, महाभियोग राज्यपाल का पद ही ऐसा थोड़ा सा केंद्र के एजेंट के रूप में भी काम करते हैं, तो बड़ा राजनीति इसमें शामिल होती है, इसलिए किसी आरोप की कोई जांच करना वगैरह इतना संभव है नहीं है, तो कोई औपचारिक महाभियोग जैसा कोई कार्य यहाँ पर नहीं किया जाता है जैसा राष्ट्रपति के मामले में हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। हालांकि सिफारिशें ये भी हैं कि 5 वर्ष का कार्यकाल जो है इनका वो निश्चित होना चाहिए, 5 वर्ष से पहले इनको नहीं हटाया जाना चाहिए, ऐसी बात भी सिफारिशें भी की जाती है, पर ये बात मानी नहीं जाती, हटा दी जाती है ना, इनको जब देखो तब हटा दिया, है ना। मान लीजिए कि अगर इनको हटाया भी जाता है तो फिर वो कारण जो है वो संसद के सामने बताए जाने चाहिए कि भाई इन कारणों के आधार पर हमने इन इन राज्यपालों को हटाया, पर ये सरकारें ऐसा कुछ नहीं करती है, जब उनका मन आता है वो हटा देती है, ठीक है। देखो संघीय जो संबंध है यानी केंद्र और राज्य, इनके बीच में जो संबंध है, इन संबंधों को मजबूत करने के लिए राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, तो यहां पर देखो सरकार गठन की ये देखरेख करते हैं कि राज्य में सरकार जो है
वो उसका गठन जो है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हो सके। कौन सीएम बनेगा, उसको शपथ दिलवाई जाएगी, ये कौन निर्धारित करते हैं? राज्यपाल ही निर्धारित करते हैं। हालांकि जो किसी गठबंधन का या किसी सत्ता हम कहें कि मेजोरिटी प्राप्त जो है दल है, उसको उसके नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त इनको करना ही पड़ता है। परंतु अगर मान लीजिए त्रिशंकु अगर वहां पर विधानसभा आ जाती है तो उस मामले में तो पूरा विवेकाधीन शक्ति किसी पास आ जाती है? राज्यपाल के पास में ही आ जाती है। मान लीजिए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है वो ध्वस्त हो गया है, आर्टिकल 356 है ना, यानी संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारें काम नहीं कर रही हैं, तो वो हटाने के लिए या हम कहेंगे वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश कौन करते हैं? तो राज्यपाल ही करते हैं। यही राष्ट्रपति को बोलेंगे कि राष्ट्रपति महोदय, यहाँ पर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जो है वो शासन भार नहीं संभाला जा रहा है, आप एक काम करो, यहाँ पर आप अपना राष्ट्रपति शासन आप लगा दो और अपना शासन भार अपने हाथों में ले लो। अगला, केंद्र और राज्य इनके बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं राज्यपाल। क्या करते हैं? कड़ी के रूप में काम करेंगे। कौन करेंगे? तो राज्यपाल जो है वो केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी के रूप में काम यहाँ पर करते हैं, ताकि संचार व्यवस्था इनके बीच में बनी रहे, कम्युनिकेशन जो है वो राज्य और केंद्र के बीच में प्रभावी बना रहे, है ना। मान लीजिए इनको कभी आवश्यकता पड़े कि राज्य विधानमंडल जो है इसने कोई बिल पास किया, अब बिल पास करके किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल को लग रहा है कि इस बिल में कुछ तो ऐसी गड़बड़ी है जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं है, तो ये क्या कर सकते हैं? ये राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं कि राष्ट्रपति अब जो है वो इसके ऊपर विचार करेंगे और फिर वो बताएंगे कि इस बिल को पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये राष्ट्रपति के लिए बिलों को आरक्षित रख सकते हैं। इसी मामले से संबंध में अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राज्यपाल को एक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर वो उन बिलों को पास करके भेजना चाहिए या तो रिजेक्ट करना चाहिए। ठीक है, चलो यहां पर हम देखें तो राज्य शासन में राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं और क्या क्या उसके कार्य हैं, उनके बारे में अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कार्यकारी शक्तियों के ऊपर। कार्यकारी शक्तियां जब भी आए, जब भी आपको इन शक्तियों के बारे में कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन बने लिखना हो, तो आपको क्या रखना है? कार्यपालिका के संबंध में राष्ट्रपति की भूमिका क्या क्या है, वो क्या क्या काम करते हैं, वो सारा इसमें आ जाएगा। देखो, पहले तो राज्यपाल, राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किसके नाम से की जाएंगी? वो समस्त कार्यपालिका शक्तियां ही राज्यपाल के नाम से की जाएंगी। पहली शक्ति तो ये होगी। अगला, सीएम और इसकी मंत्रिपरिषद, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो भैया राज्यपाल करते हैं। तो ये भी तो कार्यपालिका ही है, क्योंकि सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद कार्यपालिका है। तो ये जो है क्या है? उसकी कार्यपालिका शक्ति है। ठीक है, देखो इनकी कार्यपालिका शक्तियां वहां तक विस्तारित है जिन मामलों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है ना, उन मामलों पर ये राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां भी हैं। उन मामलों में राज्यपाल कार्यकारी आदेश भी जारी कर सकते हैं। हालांकि अब देखो, वास्तविक शक्तियां तो इनके पास नहीं होती, वास्तविक शक्तियां तो सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद के हाथों में होती हैं। बट लिखने के लिए हम ऐसे ही लिखते हैं कि क्योंकि कार्य सारे इनके नाम से ही किए जाते हैं। देखिए, राज्यपाल के नाम से ही समस्त कार्यपालिका कार्य किए जाते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अगला, जितने भी आदेश होते हैं, जितने भी दस्तावेज होते हैं, ये सारे के सारे किसके नाम से किए जाएंगे? ये राज्यपाल के नाम से ही तैयार किए जाएंगे। इनके ऊपर हस्ताक्षर और ये किसका होना है? ये सारा राज्यपाल का ही होना है। मोहर किसकी लगनी है? राज्यपाल की ही लगनी है। तो ये सारे इसके कार्यपालिका कार्य हैं। अगला अगर देखें तो हम देखें कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति यही करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन ही करते हैं? मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी यहां पर कौन करते हैं? तो राज्यपाल ही करते हैं। चलिए, मंत्रिपरिषद महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल ही करते हैं। जो भी मंत्रिपरिषद है, महाधिवक्ता राज्य के होते हैं, है ना, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जैसे केंद्र में होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वैसे जो राज्य लोक सेवा आयोग जैसे पीसीएस होते हैं, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? यही करते हैं। ठीक है, और राज्यपाल जो है वो राज्य में जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, उन स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर कौन होते हैं? तो उनके चांसलर होते हैं राज्यपाल ही। कौन होता है उनके चांसलर? उनका चांसलर राज्यपाल ही होता है। वाइस चांसलर कुछ और होता है। इसको लेकर अभी देखें केरला सरकार के बीच में और वहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, इनके बीच में क्या विवाद चल गया था। तो उसमें
उन्होंने कानून बना के यही कह दिया कि अब जो है वो राज्यपाल जो है वो इनके राज्य जो भी विश्वविद्यालय हैं उनके चांसलर होंगे ही नहीं। ठीक है, ये कुछ मामले हैं जो आप देखते रखना, कपूर मामला और एक ये शेर सिंह वाला मामला, ये आप देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, अगला विधायी शक्तियां इनके पास क्या क्या है। विधायी शक्तियां आगे मतलब अब हम देखेंगे कि विधान मंडल के संबंध में क्या क्या इनके पास शक्तियां है। तो पहली बात, राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होते हैं, क्योंकि विधानमंडल में कौन कौन होगा, यहां पर होगी विधानसभा, यहां पर होगा विधान परिषद और यहां पर होंगे राज्यपाल। तो ये राज्यपाल जो है इसके अभिन्न अंग होते हैं। जैसे केंद्र में अगर हम देखें तो केंद्र में सेम ऐसा ही होता ना, केंद्र में यहां पर देखो लोकसभा होती है, यहां पर राज्यसभा होती है और यहां पर राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद बनाते हैं ना। तो सेम ऐसा ही कहां पर होता है, सेम ऐसा का ऐसा ही राज्यों में भी होता है। ठीक है, राज्य विधानसभाओं का जो सत्र है उन सत्रों को कौन बुलाएगा, तो राज्यपाल बुलाएगा। उनको भंग कौन करेगा, स्थगित कौन करेगा, तो वो भी राज्यपाल ही करता है। ठीक है, विधेयकों को स्वीकृति कौन देगा, यानी विधानसभा से पारित होकर मामले किसके पास जाते हैं, राज्यपाल के पास। राज्यपाल ही उनको स्वीकृति या अस्वीकृत करता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल को ये संबोधित करते हैं, राज्यपाल जो होते हैं वो प्रत्येक वर्ष जो पहली बैठक होती है और जब विधानसभा नहीं गठित होती है उसका पहला सत्र होता है, उसे राज्यपाल ही संबोधित करते हैं, जैसे यहाँ पर केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं, है ना। फिर विधान परिषद में जो चुने जाते हैं लोग, उन विधान परिषद में चुने हुए लोगों में से 1/6 लोग जो है उन सदस्यों को तो मनोनीत करते हैं राज्यपाल ही। जब हम विधानमंडल वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, वहां पर और अच्छे से डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनको इजी वे में याद रखना है। तो 1/6 को मनोनीत करते हैं। अगला, चुनाव आयोग की सिफारिशों पर ये विधायकों को अयोग्य भी घोषित करते हैं। कौन सा मामला में करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, है ना, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। हम दल बदल वाले में कौन करते हैं, तो दल बदल वाले में अध्यक्ष करते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। याद रखना इन दोनों में इतना सा डिफरेंस भी आपको याद रखना। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार जो कार्रवाई होती है उसमें इनको डिसक्वालीफाई कौन करते हैं, तो डिसक्वालीफाई या क्वालिफाई करने का निर्णय किसका है, राज्यपाल का ही होता है। अगला, राज्य विधानसभाओं में रिपोर्ट ये प्रस्तुत करते हैं, जैसे राज्य वित्त आयोग जो है उसकी रिपोर्ट वगैरह ये रखेंगे वहां के राज्यों का। अगर कोई SC/ST आयोग है, OBC आयोग है, उनकी रिपोर्ट जो है, राज्य का जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसकी रिपोर्ट वगैरह राज्यपाल ही वहां की विधानसभा में रखवाते हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय में से एक सदस्य को ये विधानसभा में मनोनीत भी करते हैं, पर अब जो है वो नहीं करते हैं। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके माध्यम से लोकसभा में प्लस राज्य विधानसभा में अब इनको मनोनयन की जो बाध्यता थी वो अब हटा दी गई है। अगला, इनके पास वित्तीय शक्तियां क्या क्या होती है, तो राज्यपाल के पास कुछ वित्तीय शक्ति भी होते हैं। कोई भी अगर धन विधेयक है तो वो धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही राज्य विधानसभा में पूरा स्थापित यानी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगला, राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी अनुदान की मांग भी नहीं की जा सकती है। अगला, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम बजट कहते हैं, बजट जो है ये कौन रखवाएगा, राज्यपाल ही रखवाएगा, जैसे वहां पर राष्ट्रपति रखवाते हैं। ठीक है, अगला, राज्य वित्त आयोग है उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो उनके सदस्यों की नियुक्ति भी यही करता है, राज्यपाल ही। अगला, राष्ट्रपति के पास में कुछ न्यायिक शक्तियां भी होती है। एक तो वो जिला न्यायाधीश के जो भी न्यायाधीश हैं, जिला न्यायालय जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति और उनका स्थानांतरण करना हो, अगर उनको हम कहें कि ट्रांसफर करना हो तो ये कौन करते हैं, राज्यपाल ही करते हैं। ठीक है, अगला, अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में परामर्श लेने के हकदार हैं। जब हाईकोर्ट में नियुक्ति की जाती है न्यायाधीशों की तब राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाता है ना। उसमें CJI होते हैं प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट से, प्लस यहाँ पर CJI जिस कोर्ट के ये हैं नियुक्त किए जाने वाले हैं वहाँ के, और राज्यपाल वगैरह वहाँ से इनसे परामर्श किया जाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं उनको न्यायाधीश पद की शपथ कौन दिलवाते हैं, तो राज्यपाल ही दिलवाते हैं। और राज्यपाल को कौन दिलवाता है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस, वो दिलवाते हैं। ठीक है, जो राज्य की न्यायिक सेवा है उन न्यायिक सेवा में नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल ही करते हैं। अच्छा, जिला न्यायाधीशों वालों के अलावा, क्योंकि जिला निर्देशकों को भी तो यही करता है, पहले ही लिखा चुका है और अनुच्छेद 233 के अनुसार। ठीक है ना। अब देखो,
जिस प्रकार से क्षमादान करने की शक्तियां जो है अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास थी, सेम वैसे की वैसे शक्तियां राज्यपाल के पास में भी होती है ना। कौन से मामलों में क्षमा कर सकते हैं कि मान लीजिए राज्य विषय का कोई मामला हो, उसमें किसी को सजा हुई हो, राज्य का कानून का कोई मामला हो, उसमें सजा हुई हो, उसमें ये माफ कर सकते हैं, ठीक है। ये विलंब भी करा सकते हैं, राहत भी दे सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, और जो सजा है उसको छोटा भी कर सकते हैं, लघुकृत भी कर सकते हैं। याद रखना, दो चीजें यहाँ पे याद रखना, मृत्यु दंड को क्षमा ये नहीं कर सकते हैं, मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं। अगला, कोर्ट मार्शल वाला जो मामला होता है, उस कोर्ट मार्शल वाले मामले को भी ये नहीं सुन सकते। ये कौन सुनेगा? तो ये राष्ट्रपति सुनते हैं। यही इनके बीच में अंतर देखो यहाँ है। राष्ट्रपति जो है वो किसी भी मामले में मृत्युदंड हो उसमें क्षमादान दे सकते हैं, ठीक है, पर मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल जो है वो क्षमादान नहीं दे सकते हैं। राष्ट्रपति ही सैन्य न्यायालय जो सजा देते हैं यानी कोर्ट मार्शल, उसकी सजा को माफ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। दो मामलों में अंतर आपको याद रखना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखना डिफरेंस भी दिया हुआ है। ये केंद्रीय कानूनों में करते हैं, ये राज्य कानूनों के मामले में करते हैं। ये मौत की सजा जो होती है माफी उसको दे सकते हैं, यानी मृत्युदंड जो होता है, मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति, मगर राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते, है ना। चाहे राज्य कानून के मामले में ही मृत्युदंड क्यों ना दिया गया हो, उसे माफ राज्यपाल नहीं करेंगे। मृत्युदंड अगर किसी को मिला है तो माफ कौन कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही उसे माफ कर सकते हैं। मगर वो मृत्युदंड को निलंबित कर सकते हैं, भाई कुछ दिनों के लिए रोक सकते हैं, या मृत्युदंड को कम कर सकते हैं, पर माफ नहीं कर सकते कि मृत्युदंड जो है उसे क्षमा कर दिया जाए, ऐसा वो नहीं कर सकते, मगर निलंबित कर सकते हैं, थोड़े दिनों के लिए रोक दो इसको, है ना। अगला, सैन्य न्यायालय में अगर किसी को सजा दी है तो वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। अब देखो, राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी होती है। मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि संविधान में स्वयं लिखा गया है राष्ट्रपति राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में, पर राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में ऐसा संविधान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना। क्योंकि अनुच्छेद जो 163 है, वो 163 खुद जो है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को मान्यता देता है। इसमें यही लिखा हुआ है ना कि राज्यपाल जो है वो समस्त कार्य जो है वो मुख्यमंत्री उसके मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे, उन मामलों को छोड़कर जिन मामलों में वो विवेकाधीन शक्ति से निर्णय ले सकते हैं, है ना। चलिए, ऐसी विवेकाधीन शक्तियां दो मामलों में उपस्थित हो सकती है। पहला मामला तो यह आ जाता है, लोकतंत्र की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया में ऐसी शक्तियां जो है उत्पन्न हो जाए, जैसे कि मान लीजिए कि मुख्यमंत्री का चयन करना हो, है ना, कि किसको चुनेंगे, और वो भी जब त्रिशंकु सरकार बन जाए। त्रिशंकु सरकार का मतलब ये है कि किसी एक दल या गठबंधन को पूर्ण बहुमत ना मिले, तब तब अब सीएम कौन होगा, तब ये राज्यपाल चुनेंगे। बहुमत का परीक्षण करना हो, तब ऐसी कि ये कह सकते हैं भाई आप बहुमत जो है उसका परीक्षण पूरा फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं। सीएम को अगर बर्खास्त करना हो तो उसमें भी ये अपने विवेकाधीन शक्ति का पालन कर सकते हैं, मगर ये तभी कर सकते हैं जब सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद को राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त ना हो। विधानसभा का विघटन करना हो, उसमें भी ये विवेकाधीन शक्तियों का पालन कर सकते हैं, बट ये तभी होगा जब विधानसभा जो है वो अपना बहुमत खो चुकी हो, है ना। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश अगर कहीं पर करनी हो तो ये विवेकाधीन शक्ति है राज्यपाल की, वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। राष्ट्रपति के विचार के लिए कुछ विधेयक को सुरक्षित रखना, तो वो भी ये कर सकते हैं। अगला, विधेयक को विधानमंडल के पास वापस भेजना है, तब भी ये अपनी विवेकाधीन शक्तियों का पालन करते हैं। अगला, दूसरी कंडीशन आ सकती है जहां पर संविधान ऐसी शक्तियां देता है, जैसा संविधान क्या शक्तियां देता है, एक तो ये देता है कि किसी विधेयक पर अगर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षण करना हो, है ना, तो वो मामला जो है राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने वाले कोई बिल है। जैसे कि मान लीजिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने वाला या उसकी सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कोई बिल राज्य सरकार लेके आती है, तो ऐसे मामलों में ये राज्यपाल की ये शक्ति है या उनका दायित्व है कि ऐसे मामलों को वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखेंगे ही रखेंगे। या हो सकता है कि इंटर स्टेट कॉमर्स, यानी हम कह सकते हैं अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य को रोकने से संबंधित कोई मामला हो, तो उसे भी राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखेंगे, है ना। जब ये मामला उठे, ये प्रश्न उठ जाएगी भाई ये मामला जो है राज्यपाल के विवेक के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, तो एक बार राज्यपाल ने कह दिया कि मेरे विवेक के अंतर्गत आता है तो फिर आता है। अब इसकी वैधता पर कोई प्रश्न यहां पर नहीं उठाया जा पा सकेगा, ठीक है। अगला, व्यक्तिगत निर्णय जो है उनमें भी इनके पास शक्तियां हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के राज्यपाल होते हैं ना,
उनको कुछ विशेष शक्तियां दी गई है ताकि इन राज्यों में वो कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे, क्योंकि इन राज्यों की कानून व्यवस्था थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि संवेदनशील ये इलाके हैं, तो इनकी कानून व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल को विशेष शक्तियां यहाँ पर दी गई है ना। ऐसे मामलों में फिर भी ये अपेक्षा की जाती है कि वो मंत्रिपरिषद से तो सलाह लेंगे ही लेंगे, है ना। मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र भी उनके पास कुछ शक्तियां होती है, जैसे यूनियन टेरिटरीज के जो प्रशासक के रूप में राज्यपाल काम करते हैं। मान लीजिए कि पंजाब और हरियाणा जो है इनका कोई एक राज्यपाल है, और चंडीगढ़ है, इसे राज्यपाल को चंडीगढ़ का प्रशासक भी नियुक्त कर दिया गया। तो अब देखो, पंजाब हरियाणा में तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे, मगर चंडीगढ़ में यही राष्ट्रपति राज्यपाल जो है अपने विवेकाधीन शक्तियों के माध्यम से पूरी तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो, 2014 में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, कौन से विवेकाधीन शक्तियां किसी राज्यपाल को दी जाती है, तो कौन सा है? राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रखना, या राज्य सरकार के कामकाज के संचालन के लिए नियम बनाना। तो कौन सी शक्तियां जो है वो विवेकाधीन शक्तियां हैं, ठीक है। देखो, राष्ट्रपति शासन के लिए राज्यपाल जो रिपोर्ट भेजते हैं वो पूर्णतया उनकी विवेकाधीन शक्ति होती है। अगला, मंत्रियों की नियुक्ति जो है पूर्णतया उनकी विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है। ये सीएम जो कहेंगे उनको ये मंत्री नियुक्त करेंगे, अपने विवेक से किसी को भी मंत्री या ना तो ये नियुक्त कर सकते हैं, ना अपनी मर्जी से किसी को हटा सकते हैं। हालांकि तमिलनाडु के गवर्नर ने ऐसा किया था कि वहां के एक मंत्री को उन्होंने बर्खास्त कर दिया बिना सीएम की सलाह के, पर ऐसा फिर कोर्ट ने कहा कि भाई साहब ऐसा क्या कर रहे हैं आप, ऐसा तो कोई शक्ति आपके पास है ही नहीं है ना। अगला, राज्य विधानमंडल के द्वारा जो पारित विधेयक है उनको राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए सुरक्षित रखने के लिए, हाँ, यहां पर वो अपने पूर्ण विवेकाधीन शक्ति के माध्यम से काम कर सकते हैं। अगला, राज्य सरकार के संचालन कामकाज के संचालन के नियम बनाना, ये इनकी विवेकाधीन शक्ति पूर्णतः नहीं है, ये वो करते हैं वहां की सरकार की सिफारिश पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 1 and 3 ओनली इसका आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। तो बस आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लें। अध्यादेश बनाने की शक्ति वगैरह ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। वीटो शक्तियाँ जो हैं इनका डिस्कशन अगले में कर लेंगे। धन विधेयक के बारे में क्या वीटो शक्तियाँ हैं और ये सारी चीज़ें जो है हम अगला लेक्चर जो होगा उसमें देख लेंगे, ठीक है। मेरी कल क्लास है तो फिर मुझे कल की क्लास की भी तैयारी करनी है, क्योंकि कल मेरी जो क्लास है वो है, सर आपको बता दूं, 7:30 से मेरी क्लास है कल ऑफलाइन, और 10:30 तक वो क्लास होगी। तो इसके लिए मुझे 5 o'clock को मुझे सुबह उठना पड़ेगा, और फिर मुझे ट्रैवल भी करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए, 1.5 आवर के लिए मुझे यहाँ पर ट्रैवल करके कोचिंग भी जाना होता है। फिर वहाँ जाके मुझे पढ़ा के आना होता है। फिर 10:30 बजे मेरी क्लास छूटती है, फिर मैं घर पे आता हूँ, 12 बज जाते हैं मुझे घर आते आते। फिर मैं खाना बनाता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करता हूँ। फिर अगले दिन मेरी और जगह क्लास होती है, फिर उसकी मुझे तैयारी करनी होती है। तो थोड़ा कम मेरे पास टाइम है, बट जितना टाइम है मैं आपको दे रहा हूँ। आपको कोई ऐसा डाउट हो कि सर प्रीलिम्स आने वाला है, हमें ये वाले टॉपिक्स में कुछ डाउट है, या हिस्ट्री में या पॉलिटी में या ज्योग्राफी में ये वाले टॉपिक्स को थोड़ा ईजी में आप समझा दो या याद रखने का तरीका बता दो, तो वो हम डिस्कस आराम से कर सकते हैं। बेझिझक आप हमें बोल दीजिएगा, और आपको कोई सलाह लेनी है देनी है तो आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चैनल को आप रिकमेंड कीजिए, अगर किसी को ज़रूरत है तो आप अवश्य रिकमेंड आप करें, प्लीज़ आप करें, ठीक है। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।